नमस्कार। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा था। आज मैं रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में बताऊंगा। इसकी ऐतिहासिकता जानने के दो स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो मैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। प्रारंभ में जब समुद्रगुप्त का शासन समाप्त होता है, उसके बाद इतिहासकारों का मानना है, प्रारंभिक इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका गुप्त साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। लेकिन कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को आधार मानकर राखलदास बनर्जी ने 1924 नवंबर 1924 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक मनिंद्र चंद नंदी व्याख्यानमाला में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था, जिसमें ये बताने का प्रयास किया था कि गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक शासक कुछ दिन के लिए शासन किया था, जिस पर बाद के कई इतिहासकार अध्ययन किया और अंततः इस नतीजे पर पहुंचा कि समुद्रगुप्त के बाद एक रामगुप्त नामक शासन किया था। भले ही कुछ समय के लिए किया हो, लेकिन वो शासन निश्चित रूप से किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना। उसके बाद इस साम्राज्य पे शकों का आक्रमण हो गया, जिसमें रामगुप्त पराजित हुआ और परिणाम स्वरूप रामगुप्त को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें गुप्त राजकुमारी ध्रुव देवी को शकपति
के शिविर में जाने का संधि करना पड़ा। जो गुप्त साम्राज्य के सम्मान के खिलाफ था, और चूंकि रामगुप्त शकों से पराजित हो चुका था, उसे अपने साम्राज्य और जनता को बचाने के लिए लाचार होकर अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को शकपति को सौंपने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त को हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय को हुआ। वो आज्ञा लेकर शदम वेश में शकपति के पास गया, अर्थात स्त्री वेश धारण कर, ध्रुवा देवी का वेश धारण कर शकपति के शिविर में गया और शकपति की हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात ये वापस लौटा तो साम्राज्य में चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही थी, जिससे उत्साहित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके राज्य एवं उसकी पत्नी ध्रुवा देवी को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का जो शासकों का जो सूची है, उसमें रामगुप्त का एक स्थान है, और वो स्थान समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसकी पुष्टि के लिए कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, जिसमें विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक को दिया गया है, जिसकी मूल कृति तो हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका रेफरेंस, उसका उदाहरण हमें अन्य साहित्यों में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि रामगुप्त एक कायर शासक था, जो शकों से पराजित होकर एक अपमानजनक संधि की, जिससे गुप्त महारानी को शकों के पास जाना था, और इस अपमानजनक संधि से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को बचाया। इतिहासकारों का मानना है कि विशाख दत्त संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, इसलिए इनका जो विवरण है वो संभवतः
ज़्यादा पुष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि इनके द्वारा जो रचना की गई है वो संभवतः इनके द्वारा देखी गई घटना के उपरांत की गई है। इन सभी आधारों को मानते हुए इतिहासकार कहते हैं कि चूंकि विशाखदत्त एक राजकुल से संबंध रखते थे, वो संभवतः गुप्तों के सामंत भी थे, जिसके पिता महाराज भास्कर दत्त और पितामह अर्थात दादा बटेश्वर दत्त थे, जो एक छोटे से गुप्त साम्राज्य के छोटे से क्षेत्र में शासन कर रहे थे, सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इसलिए इनकी जो रचना है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा प्रमाणिक है। फिर एक वाणभट्ट का हर्षचरित्र आता है। इसमें भी कहा गया है कि अरिपुर में दूसरे की पत्नी के इच्छुक शकपति की स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने उसकी हत्या कर दी थी। इससे भी रामगुप्त के बारे में जो शासक के रूप में जो इतिहासकार बताते हैं, उस पे बल मिलता है। ये चूंकि बाणभट्ट एक ऐतिहासिक रचनाकार हैं, इनके कई रचनाओं से इतिहास के कई बातों की पुष्टि होती है, जिसमें मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई है। इसके बारे में भी कहा गया है शशांक द्वारा वर्धन वंश के शासक राजवर्धन की हत्या की गई है। ये भी उसके द्वारा बताई गई है, जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि भी हो गई है। इन सभी उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि बाणभट्ट का जो रचना से जो जानकारी मिलती है वो भी ऑथेंटिक है, वो भी प्रमाणिक है, और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद राजशेखर का एक काव्य मीमांसा है, उसमें भी रामगुप्त की घटनाओं की चर्चा की गई है। ये 10वीं शताब्दी ईस्वी का रचना है, जिसमें
रामगुप्त को शर्मगुप्त, शकाधिपति को खसाधिपति, ध्रुव देवी को ध्रुव स्वामिनी और संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय को कार्तिकेय कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि शर्मगुप्त शखाधिपति द्वारा हारने के बाद अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकपति के पास भेजा गया, भेजने की संधि की गई, जिसे हिमालय के क्षेत्रों में विचरण करते हुए कार्तिकेय द्वारा अपने वंशों की रक्षा के लिए शक खसाधिपति की हत्या की गई। इन सब साहित्य से भी गुप्तों के शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर बल मिलता है। मैं अगले पाठ में इसके आगे कुछ साहित्यों की और चर्चा करते हुए उसके पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।